हेलो फ्रेंड्स, ISPCS स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो PT 365 के क्लासेस मैंने शुरू की हैं उस पर मैं आपको आज से चौथा वाला जो सेक्शन है कंप्लीट करा देता, पांचवा से शुरू करने वाला हूँ। इलेक्शन से मैं आज आपको पढ़ाऊँगा और हमने आपको 2 क्लासेस में ही 4 जो सेगमेंट हैं, जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस की जो ये PT 365 मैगजीन है उसके 4 सेगमेंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं आपको इलेक्शंस यानी कि जो भी इलेक्शन संबंधी मुद्दे न्यूज में रहे हैं उसको मैं पढ़ाऊंगा और उसके बाद कोशिश करूंगा कि जो भी संवैधानिक, सांविधिक और कार्यकारी निकाय है यानी कि जो 7वां वाला सेक्शन है उसको कंप्लीट किया जाए। इसके बाद जो है बस 2 सेक्शन बचे रह जाएंगे, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस और इसके बाद जो अदर इंपॉर्टेंट बिल्स है। और हालांकि इन दो चीज़ों को जो है मैंने अपने मंथली मैगजीन की क्लासेस में खूब अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने 5वें वाले सेक्शन से, इलेक्शन से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5वां वाला जो आपका सेगमेंट है उसमें दिया है इलेक्शंस यानी चुनाव संबंधी जो भी मुद्दे न्यूज में रहे हैं उसके बारे में हमें आपको पढ़ना है। पर पिछली क्लास में दोस्तों आपको पता होगा, जिन्होंने पिछली क्लास किया होगा उसमें ये वाला सेगमेंट छूटा रह गया था। इसमें जो न्यूज इन शॉर्ट्स देता है, जो ऊपर वाला ये था कि जो छोटे छोटे जो न्यूज में थे, मुद्दे थे, उसको हमको कराना है यानी कि अदर इंपॉर्टेंट न्यूज, कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। ये वाला जो है पिछली क्लास में छूट गया था, छूटा नहीं था, मतलब उसको मैंने बोला था कि अगली क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल 142 के बारे में मैंने पहले जो है इसके बारे में जिक्र किया है और बहुत बार जो है इसको ये न्यूज़ में आता है। तो आर्टिकल 142 जो है वो यह बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है क्या कर सके कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश दे सके। ये क्या बोल सके, सुप्रीम कोर्ट लोगों की रक्षा के लिए आदेश दे सके। इस आर्टिकल 142 में कहीं ना कहीं जो है ये बोलता है, उसमें जो है कि मतलब पक्षों के बीच में, 2 पक्षों के बीच में या 2 से अधिक पक्षों के बीच में पूर्ण न्याय मतलब कंप्लीट जस्टिस का जो है प्रावधान सुप्रीम कोर्ट के लिए एक जो है अद्वितीय शक्ति, मतलब एक प्रकार का जो है अनोखा एक पावर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, आर्टिकल 142 में जनहित के मामलों में जो है, ये जो आप ध्यान दीजिए शब्द के बारे में, तो जनहित के मामलों में सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप करता है और कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने, पूर्ण न्याय देने की बात करता है। वहीं आप जानते हो कि आर्टिकल 143 क्या है, आपको पता होगा ना कि मतलब जो आर्टिकल 143 की राष्ट्रपति जो है बहुत सारे मामलों में या अन्य सारी चीज़ों में विधि संबंधित जो परामर्श होता है वो किससे मांगता है, सुप्रीम कोर्ट से मांगता है। ये आप पढ़े होंगे। तो उसी आर्टिकल 142 का जो है जिक्र हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वह 142 आर्टिकल के तहत किसी दंपत्ति के तलाक को सीधे मंजूरी दे देगा। मतलब कोई दंपत्ति है, ठीक है, उसकी तलाक को सीधे मंजूरी कौन दे देगा? सुप्रीम कोर्ट दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि यदि पति पत्नी का रिश्ता इतना खराब हो चुका है कि सुलह होने की कोई संभावना नहीं है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो अवधि होती है, मतलब जो निर्धारित अवधि होती है तलाक के लिए, उसकी इंतजार नहीं करनी है और हमें डायरेक्ट हम सीधे जो है उसको फैसला दे सकते हैं, यानी कि तलाक की मंजूरी दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हमको जो है इस प्रकार का पावर है आर्टिकल 142 में कि वह जो है किसी दंपत्ति में जिसकी जो रिश्ते इतने खराब हो चुके हों कि सुलह की कोई संभावना न हो, इतना मतलब रिश्ता खराब हो चुका तो सीधे तलाक की जो है वो मंजूरी दे देगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत बताया है। ठीक, अब आर्टिकल 142 ने सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया है कि दोनों पक्षों के बीच में, अभी बताया ना आपको, कि पूर्ण न्याय यानी कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करे, जहां कोई ऐसा कानून ना हो या कोई ऐसा विधान ना हो या कोई ऐसा विधान जो समाधान नहीं दे पा रहा हो। ठीक है, तो जो जस्टिस नहीं हो पाती है, जहां कोई कानून काम नहीं कर पाता है, वहां आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जो है कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है। ठीक है, और ये शक्ति अपने आप में इतनी बड़ी व्यापक है कि कई सारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों में उसको, इन दायरों को और सीमों को जो है परिभाषित किया है। तो इससे संबंधित कुछ वाद है, तो बस जान लेना है। प्रेमचंद्रवाद है ये, इसके तहत इस निर्णय में जो है आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई थी। ठीक है, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन मामला है, ये सब आपको नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में। सवाल प्रीलिम्स में जब यही बन सकता है, तलाक वाली बात है। ठीक, और आर्टिकल 142 को ध्यान देना है, आर्टिकल 143 को ध्यान देना है। ठीक, बस अब आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी स्टेपल यानी कि वचन विबंधन का सिद्धांत। ये बात आती है, आपको थोड़ा सा कोर्ट की ये लैंग्वेज है, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ एकदम आसान भाषा में। वो चीज़ समझिए कि
कि मान लीजिए कि कोई एक जो है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें दो पक्ष है, ठीक। अब एक पक्ष जो है वह यह आरोप लगाता है कि दूसरे पक्ष ने हम जो कॉन्ट्रैक्ट के नियम है या फिर जो भी बातें हुई हैं उसके अनुरूप कार्य नहीं कर रहा है। ए आरोप लगाता है बी पर। अब ये आरोप लेकर के कोर्ट चला जाता है। कोर्ट में यही डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टेपल यानी कि वचन विबंधन के सिद्धांत के आधार पर जो है वो क्या बोल सकता है कि आप जो है किसी एक समझौते से पीछे नहीं हट सकते, कि ऐसा मतलब अगर फैसला हो गया है या फिर मतलब जो हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको पीछे नहीं हटना। अगर आप पीछे हटते हैं, विफलता होती है, तो आपके लिए मुआवजे की मांग जो है आपसे ये कर सकता है, बी से ए करेगा। इसी प्रकार की बात यहाँ पे की गई है। यानी अग्निपथ योजना में एक सुनवाई चल रही थी, ठीक है। सिविल जो कार्रवाई में जो मतलब सिविल जो प्रोसीजर चल रहा था, न्यायालय में जो जाने वाला पक्ष था, यानी जो न्यायालय में गया था जिस पक्ष ने, उसने क्या वचन विबंधन के सिद्धांत का हवाला दिया अपने सुनवाई के दौरान। तो वचन निबंधन क्या है, एक जो है कॉन्सेप्ट है जो क्या होता है कॉन्ट्रैक्चुअल लॉ के रूप में जो है ये विकसित हुई, यानी कि संविदात्मक जो संविदा के जो कानून होते हैं उसके तहत ये विकसित हुई है, जिसमें अनिवार्य रूप से जो एक वचनदाता होता है इस आधार पे उसको समझौते से पीछे हटने से कोई ऐसा रोकता है कि मतलब ऐसा कोई समझौता नहीं। मान लीजिए कि हमने आपसे कोई समझौता कर लिया, ए ने बी से कोई समझौता कर लिया और बाद में एक कहे कि ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ, हम पीछे हटते हैं, तो ऐसा कानून ऐसा आपको रोकता है ये कानून, ये जो सिद्धांत है। और अगर आप हटेंगे तो आपसे मुआवजा की मांग होगी। यही जो है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी स्टेपल है, वचन विबंधन का सिद्धांत है। ठीक है, आसान भाषा में समझिए। नेक्स्ट आपका आता है नार्को एनालिसिस टेस्ट। नार्को एनालिसिस टेस्ट में दिल्ली में जो प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान, उसको सुप्रीम कोर्ट की कथित निगरानी में कथित आरोपी का नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। ठीक, अब नार्को टेस्ट में क्या होता है, सोडियम पेंटोथल नामक दवा को जो होता है वो शरीर में उसको इंजेक्ट करते हैं। सोडियम पेंटोथल को क्या बोलते हैं, ट्रूथ सीरम बोलते हैं। सोडियम जो पेंटोथल है तो इसको बोलते हैं ट्रूथ सीरम। ठीक है, ट्रूथ सीरम बोलते हैं। यूपी पीसीएस वाले और बीपीएससी वाले इसको आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल वन लाइनर एकदम प्रैक्टिकल सवाल जो होते हैं यूपी पीसीएस में भर के आए हैं। ठीक है, और बीपीएससी में भी, तो ध्यान देना है। कभी भी आपको पूछे कि ट्रूथ सीरम किसको बोलते हैं तो सोडियम पेंटोथल को बोलते हैं, और नार्को एनालिसिस टेस्ट में जो है इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया, सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में 2010 में निर्णय दिया था कि किसी भी व्यक्ति का नार्को एनालिसिस टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग होगी, पॉलीग्राफ टेस्ट होगा झूठ पकड़ने के लिए, तो बिना उसकी कंसेंट के यानी उसकी बिना सहमति के नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि और कैसे ये निर्णय दिया गया, क्योंकि आर्टिकल 20(3) जो क्लॉज 3 है, आर्टिकल 20 का क्लॉज 3 यूपी पीसीएस का 2023 का PYQ है, 2023 में जो पेपर दिया होगा यूपी पीसीएस का, ये PYQ है। ठीक है, 20(3) आर्टिकल 20(3) का जो मतलब है ये बोलता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, और आर्टिकल 21 देता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसीलिए जो है मतलब क्या है कि सहमति जो है जरूरी होता है। हालांकि नार्को एनालिसिस रिपोर्ट को प्राइमरी जो एक साक्ष्य होता है उसके रूप में इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल आता है कि न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई से अलग होना। मान लीजिए कि ये क्या बोलता है कि जो न्यायाधीशों की द्वारा सुनवाई से अलग होना यानी यह है कि कोई अगर हित की टकराव हो रही हो तो न्यायाधीश स्वतः हट जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि एक पक्ष है बोलता है कि नहीं यहाँ पे न्याय की उम्मीद नहीं है, इस मतलब जो बेंच बैठी है, जजों की बेंच बैठी है, यहाँ पक्षपात हो सकता है, तो वो अपना जो है अर्जी दायर करेगा और वो कोर्ट में बोलेगा कि जब दूसरे के पास ये सुनवाई भेजी जाए, ऐसा ये प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने भारतीय मतलब पुलिस सेवा IPS के एक पूर्व अधिकारी की याचिका पर सुनवाई से स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है। ठीक है, स्वयं को अलग करने से मना कर दिया है ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने। अब बताया किसी मामलों में के हितों में जो संबंधित टकराव होते हैं, जो मान लीजिए कोई मामला है उसमें कुछ इंटरेस्ट में टकराव हो रहा हो, तो एक न्यायाधीश पक्षपातपूर्ण छवि से बचने के लिए मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर सकता है, या उस मतलब सुनवाई से बच सकता है, अथवा मतलब जो मामला होगा, जिसे जो मामला सुनवाई कर रहा है, जो उसके पास केस आया है, उससे वो हट सकता है, वो दूसरे को लगा सकता है। तो भारत में न्यायाधीश द्वारा स्वयं को सुनवाई करने के लिए मतलब अलग करने के लिए कोई नियम तो है नहीं, ये पूरी तरह से किस पर निर्भर है, न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर होता है। अब मान लीजिए कि दो बात हो गई कि उसको अलग होना है तो उसका विवेक है, नहीं होना है तो भी। अब बहुत बार होता क्या है कि विवाद होता है
तो जिसे मान लीजिए कि अर्जी दी गई कि नहीं हमारे पास मतलब ये पक्षपात हो सकता है इस हमारे मामले में, तो बहुत बार जो न्यायाधीश होते हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक, या कई बार जो है वो लोग खुद पीछे हट जाते हैं, हितों का टकराव जो होता है। पर ये इसके लिए कोई नियम नहीं है कि नहीं आपको पीछे हटना है, वो उसके विवेक पर निर्भर है न्यायाधीश के, वो चाहे तो हटे ना चाहे तो ना हटे, ठीक। अब मामले की सुनवाई से अलग होने के दो ही तरीके होता है, जहां मामले जहां खुद न्यायाधीश अलग हो जाए, और दूसरा जो है जब कोई पक्षकार किसी मामले में न्यायाधीश के पक्षपाती होने या अपने व्यक्तिगत हित को महत्व देने की संभावना जताए तो उस वक्त याचिका दायर करे तो अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब आता है सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली। इसमें क्या है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है कि जो भारत की विधिक प्रणाली है उसमें वकील या जो एडवोकेट होते हैं ना, अधिवक्ता, उनकी श्रेणी होती है, अलग श्रेणी होती है। और ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में पंजीकृत होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में। अब ये क्या करेंगे, यही जो वादी होता है, मतलब जिसकी बात रखनी है, जो आपका मुकदमा दायर किया हुआ है, उसकी बात का प्रतिनिधित्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ये अधिकृत होते हैं। ये क्या होते हैं, ये अधिकृत होते हैं, ठीक। अब अधिवक्ता अधिनियम में दो प्रकार का अधिवक्ता होते हैं। जो अधिवक्ता अधिनियम बनाया गया उसमें एडवोकेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वरिष्ठ अधिवक्ता, ठीक, और दूसरा होता है अधिवक्ता। अब सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का जो है 145 का उपयोग किया आर्टिकल, और इसमें नियम बनाने की जो शीर्ष न्यायालय की शक्ति है उसका प्रयोग करते हुए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रणाली उसको बनाया। अब इसमें मतलब इसके लिए मतलब पात्रता मानदंड क्या है कि केवल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है वही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई केस या दस्तावेज दाखिल करने के लिए पात्र होते हैं, और कोई वरिष्ठ अधिवक्ता भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत रखने का अधिकार नहीं होता। मान लीजिए, इसमें मैं आपको आसान भाषा में बता दूं तो जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होगा इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 145 के तहत जो नियम बनाने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति उसका उपयोग करके बनाया है। और ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई केस होगा ना, तो उसके मामले में या कोई आप डॉक्यूमेंट हासिल करना या डॉक्यूमेंट पेश करना, तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो होता है वही जो पंजीकृत व्यक्ति होगा वही जाएगा। और जो मान लीजिए वरिष्ठ अधिवक्ता है उसको सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले में पेश होना है तो वो भी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को लेकर जाएंगे, उन्हीं की जो है उन्हीं के थ्रू जो है पेश होते हैं वो लोग, ठीक है, उसके बिना नहीं हो सकते। दूसरा है फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट FTSE योजना। ये तो मैंने आपको मंथली मैगजीन में पढ़ाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ध्यान देना। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये UPSC ऐसे योजनाओं को पूछता है तो ध्यान देना है। और 2019 में लॉन्च किया गया था। कौन इसका क्रियान्वयन करता है तो न्याय विभाग करता है, न्याय विभाग, न्याय मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय। और फंडिंग कहाँ से होती है तो जो निर्भया फंड है, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी का जो फंड है वो निर्भया फंड से होता है, ठीक है। निर्भया फंड का कब बना था तो जो निर्भया कांड हुआ था उसी के बाद जो है निर्भया फंड का उद्देश्य था कि देश में महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्भया फंड का ये गठन किया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट और जो फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स होती हैं ये विशेष मामलों के प्रति समर्पित अदालतें होती हैं, ठीक। और इसमें जो है अब ये राष्ट्रीय नेशनल डेटाबेस जो होता है जो जुडिशरी का उससे ये जुड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे जो है कई सारे कठोर अपराध, बलात्कार वगैरह के जो केसेस होते हैं वहाँ पे सुनवाई होती है, ठीक है। अब आता है नारी अदालत, बहुत इंपॉर्टेंट है सब जो छोटे छोटे टर्म होते हैं। नारी अदालत योजना इस मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना का एक हिस्सा है। ध्यान देना आपको, नारी अदालत योजना ये किसके तहत है, मिशन शक्ति के तहत जो है ये आपका ये योजना बनाई गई है। और ये किसके मंत्रालय के तहत है तो महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत, ठीक है। ध्यान देना आपको, इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं की सुरक्षा करना, रक्षा करना और सशक्तिकरण उनको मजबूत करना। अब नारी अदालत क्या है, ग्राम पंचायत स्तर पे जो महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जघन्य प्रकृति के जो मामले होते हैं, उत्पीड़न होता है, अधिकारों में कटौती होती है, उसको हल करने के लिए एक महिलाओं को वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र ये प्रदान करती है नारी अदालत। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ग्राम पंचायत की जहाँ बात आती है वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन पे UPSC फोकस करती है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। इस चीज़ को आप मेंस में भी लिख सकते हैं, किसमें, GS1 में लिख सकते हैं। जो महिलाओं संबंधी मुद्दे हैं उसमें लिख सकते हैं, सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में लिख सकते हैं, GS2 में, GS3 में भी उसका लिख सकते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह में, और GS4 में भी लिख सकते हैं जहाँ बात आएगी
अधिकार से जुड़े मुद्दे के लिए, ठीक है, और एसए में भी यूज कर सकते हैं। यही तो होता है इंटीग्रेशन। हर एक चीज़ को आप जहाँ जहाँ यूज कर सकते हैं वहाँ यूज करिए, तभी आपका जो कंटेंट होगा वो इनरिच होगा, ठीक है। न्याय विकास पोर्टल है। अब इस पोर्टल का इस्तेमाल क्या किस लिए होगा, क्योंकि जो है यह जिलों अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जो है बुनियादी सुविधाओं का विकास नामक जो है एक केंद्रीय जो योजना उसके क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। मतलब ये बात होती है कि जो भी बुनियादी सुविधाएं विकास हो रही हैं जिलों में या उसके लोअर कोर्ट्स में, तो जितना विकास हुआ है उसकी निगरानी कौन करेगा, जो केंद्र प्रायोजित योजना, ये उसी के तहत ये पोर्टल न्याय विकास पोर्टल करेगा। और इस किसके तहत बनाया गया है, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के तहत इसको बनाया गया है, ठीक है। बस बात खत्म। अब इसमें फाइनेंस क्या है, फाइनेंस में आपको जानते होंगे कि न्याय विकास क्या है। न्याय विकास ये है कि जो मतलब कानून विभाग 1993 से ही जो जिले में और उनके लोअर कोर्ट्स में बुनियादी सुविधाओं का विकास के लिए ये कार्यक्रम चला रहा है। और जो न्याय विकास पोर्टल है, इसको ध्यान देना है कि केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने बनाया है। किस लिए, क्योंकि ये जिलों में जो भी न्यायालयों में बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है उसकी निगरानी करेगा। काम खत्म, बस इतना ही पढ़ना होता है आपको। जस्टिस क्लॉक क्या है, जस्टिस क्लॉक यह एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है। हाई कोर्ट के न्यायालय परिसर में इसको स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट देगा तो गलती कर दीजिएगा, उस स्टेटमेंट को आप पक्का गलत कर दीजिएगा, वरना फंस जाएंगे। बता रहा हूँ कि केवल 1 केवल 2 का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ तो आपको फंसना तय है। और यूपीएससी करता क्या है कि ऐसे ऐसे जो टर्म्स होते हैं ना, यूनिक कॉन्सेप्ट, उसमें हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट कर देगा तो आप क्या करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको वहाँ याद भी नहीं आएगा। लेकिन आपको ध्यान देना है, इसीलिए पहले से ही थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिए, जहाँ जहाँ मैं हाईलाइट करा रहा हूँ, कि इसको आप यहाँ पे हाई कोर्ट ही बर रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट मत सोचिएगा। एग्जाम में, एग्जाम के प्रेशर में गलती हो जाती है। एक जो है इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम है। इसमें होता है कि पहले जो हितधारक है उनको न्यायालय से जुड़े जो मानदंड है उसकी जानकारी देती है, और न्यायालय से संबंधित डेटा के बारे में जो पर्याप्त सूचना है उसको प्रदान करके लोगों का जागरूक करने का भी कार्य करती है जस्टिस क्लॉक। और ये कहाँ स्थापित किया गया है, तो हाई कोर्ट के न्यायालय परिसरों में इसको जो है स्थापित किया गया है। न्यायालय में टेक्नोलॉजी, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट्स के रिकॉर्ड को डिजिटलीकरण करने के लिए सभी हाई कोर्ट को निर्देश दे दिए हैं। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है जुडिशरी क्या कर रही है कि अब अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके समय के अनुसार वो टेक्नोलॉजी पे अधिक से अधिक जो है बल दे रही है। इसी संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पहले की गई, जैसे ई कोर्ट मिशन है। ई कोर्ट मिशन किस लिए है कि न्यायपालिका का डिजिटलीकरण के लिए एक मिशन मोड परियोजना है। अब इसी के बीच में अदालत, पुलिस, जेल प्रशासन के बीच में डेटा के और सूचना के अब जो निर्बाध जो संचालन है, हस्तांतरण है, उसके लिए इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की शुरुआत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर लॉन्च किया है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। ये क्या करेगा कि सॉफ्टवेयर है जो इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो न्यायालय के आदेशों को तेजी से प्रसारित करेगा। दूसरा, सुवास शुरू किया गया है, सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। ये क्या करेगा कि इंग्लिश में जो भी निर्णय होता है उसका क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीज़ें, ध्यान दीजिए इसको। सुवास किस लिए है कि इंग्लिश में जो निर्णय होंगे उसको क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करेगा। ESCR पोर्टल है जो या सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को डिजिटल रूप में उसी तरह प्रस्तुत करते हैं, मतलब जैसा वो आधिकारिक कानूनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब जो भी कानूनी भाषाएं होती हैं, जो भी कोर्ट की प्रोसीजिंग होती हैं और जिस भाषा में होती हैं, जिस तरह से होती हैं, ठीक उसी प्रकार से वो उसको डिजिटल रूप में प्रस्तुत कर देगा ESCR पोर्टल, ठीक है। अब आता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, ये लास्ट सेगमेंट है इसका। यह जो है IJR का इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है और इसको किसने जारी किया है, टाटा ट्रस्ट ने जारी किया है। बात खत्म। ये रिपोर्ट क्या करती है, प्रत्येक राज्य के प्रमुख जो न्याय वितरण तंत्र है, यानी कि न्यायपालिका, पुलिस, जेल, जो लीगल जो सहायता होती है उसके बारे में जो क्षमतावान बनाने में जो प्रगति हुई है उसकी सहायता उसका आकलन करती है और उसको रैंक देती है। बात खत्म। इसमें ध्यान देना आपको कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट जारी करता है, कोई मंत्रालय नहीं जारी करता। यूपीएससी आपको कंफ्यूज करेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। खत्म। ये हो गया आपका पूरा न्यूज इन शॉर्ट्स, यानी कि जो भी सुर्खियों में रहे न्यूज थे, अदर इंपॉर्टेंट थे, वो 6 महीने के, यानी कि अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक 6-7 महीने का, तो वो आपका हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, वो है आपका इलेक्शंस, चुनाव। यहाँ से आपकी फ्रेश स्टार्टमेंट होगी, जो यह कि आप देखिए यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट 2023, इसको मैंने नवंबर महीने के मैगजीन में अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि ये नवंबर में अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है।
और मैं आपको बता दूं कि इसमें से एक सवाल पक्का है, इस टॉपिक से एक सवाल पक्का है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ है और ये इतना विवाद में भी रहा, न्यूज़ में भी रहा। और सच बता रहे हैं, आपके लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर है इलेक्शन कमिश्नर वाले, जो चुनाव आयोग वाला, इलेक्शन कमीशन वाला, उस चैप्टर को पूरा चेंज कर दिया इस एक्टर ने। अब उस चैप्टर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गई है, इसी को पढ़िए, क्योंकि वहाँ से अब सवाल नहीं बनेंगे, सवाल यहाँ से बनेंगे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ से एक सवाल पक्का है। तो लक्ष्मीकांत को उसने एक चैप्टर को उसने अप्रासंगिक कर दिया है इस कानून ने। अब नेक्स्ट वाले जो खरीदेंगे उसमें अपडेटेड आएगा, ठीक है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि राष्ट्रपति ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति यानी नियुक्ति के संबंध में, सेवा शर्तों के संबंध में, सर्विस की जो शर्तें होंगी और पदावधि यानी कितने दिन तक रहेंगे, उसके विधेयक जो आया था उसकी 2023 को मंजूरी दी है। अब यह अधिनियम बन चुका है। अब नियुक्ति देखना है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमीशंस की जो नियुक्ति होगी वो कौन करेगा? एक चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेगा। यहाँ ध्यान देना है शब्द को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और इलेक्शन कमिश्नर्स यानी चुनाव आयुक्त हैं, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? एक चयन समिति करेगी, चयन समिति करेगी, एक चयन समिति करेगी और इसकी सिफारिश मतलब चयन समिति करेगी इसकी, और नियुक्ति कौन करेगा? इसी चयन समिति की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेगा। यानी चयन समिति इसकी खोज करेगी और इसके बाद राष्ट्रपति जो है इसका नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा, पर किसकी सिफारिश पे? चयन समिति की सिफारिश पे। अब इसके चयन समिति के नीचे भी एक है समिति, खोज समिति। तो यहाँ मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को थोड़ा सा आप समझिए। यहाँ लिखिए CEC, ठीक है, याद करने में आसानी होगी, और लिखिए इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। इसकी जो है मान लीजिए को चुनना है तो सबसे पहले ऊपर कौन आएगा? राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेंगे। राइटिंग थोड़ा इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं टाइप पर लिख नहीं पाता हूँ। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा किसकी सिफारिश पे? एक चयन समिति, चयन समिति कुछ लोगों की नाम देगी उसके सिफारिश पे, और चयन समिति कहाँ से लोगों के नाम पाएगी? एक खोज समिति होगी उसके सिफारिश पे। तो खोज समिति नाम सुझाएगी चयन समिति को, चयन समिति सुझाएगी राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति जो है इसका इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करेगा। यही बात है, ठीक है। अब चयन समिति जो बात हो रही थी ना कि एक चयन समिति होगी, तो उसमें कौन होंगे? तो एक PM होंगे, जो कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। ये PM होंगे, अध्यक्ष होंगे। दूसरा कौन होगा कि PM द्वारा एक नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होगा, कैबिनेट मंत्री होगा, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री एक व्यक्ति होगा, ठीक। और दूसरा कौन होगा? लोकसभा में विपक्ष का सबसे बड़ा नेता यानी कि विपक्ष दल का नेता होता, यानी विपक्ष का एक नेता होगा। पहले व्यवस्था क्या थी? पहले थी कि जो PM होंगे, अध्यक्ष, एक विपक्ष का नेता होगा और बीच में CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इस अधिनियम ने चीफ जस्टिस को हटा करके यहाँ एक केंद्रीय मंत्री को बैठा दिया है। इसी बात पे बार बार आलोचना हो रही थी कि जो केंद्रीय मंत्री बैठ गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे, तो यह पारदर्शी कैसे रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पलड़ा तो पहले भारी हो गया, 2-1 से भारी हो गया पलड़ा। तो जो मतलब सरकार जिसको चाहेगी कुल मिलाकर के वही जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा और इलेक्शन कमिश्नर वही बनेगा, सरकार जिसको चाहेगी। लेकिन खोज समिति अब आती है नीचे, खोज समिति है। तो खोज समिति क्या करेगी? यह समिति जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमीशन के रूप में नियुक्ति के लिए जो चयन समिति उसके विचारों के लिए 5 व्यक्तियों के नामों की सूची तैयार करेगी, ठीक। अब जो खोज समिति का अध्यक्षता कौन करेगा? तो कानून और न्याय मंत्री, यानी यहाँ भी सरकार हावी है। अध्यक्षता कौन कर रहा है? कानून और न्याय मंत्री। जो कानून न्याय मंत्री होते हैं वह आपकी अध्यक्षता करेंगे। 5 नामों की ये लिस्ट दे देंगे किसको? चयन समिति को। चयन समिति उसमें से चुनेगी और वो बताएगी किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति जो है जिसको बताएगी उसको नियुक्त कर देगा, ठीक है। यही बात है इसमें। अब मानदंड किसका क्या होना चाहिए? पात्रता जो मतलब इलेक्शन कमिश्नर के लिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए तो सचिव रैंक का हो, ऐसे पद पे रह चुका हो, व्यक्ति ईमानदार हो। ये ईमानदार शब्द मुझे खल रहा है, ईमानदार हो और उसे चुनाव के प्रबंधन संचालन का ज्ञान अनुभव हो, यही उसका मानदंड होगा। वेतन जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनके समान होगा। पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष के लिए उनका होगा तिथि, मतलब जो कार्यकाल होगा, पदावधि होगी, और 65 वर्ष की आयु तक। इंपॉर्टेंट बात यही है कि 6 वर्ष की अवधि के लिए और 65 वर्ष की आयु तक जो है इन लोगों की पदावधि होगी और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, ये आपको ध्यान देना है। यदि किसी जो इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त करते हैं तो उसका कार्यकाल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कार्यकाल कुल मिलाकर 6 वर्ष से अधिक नहीं होगा, यानी किसी भी दशा में उसको 6 वर्ष तक ही रहना है और पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, 65 वर्ष तक रहना है। तो
तो ये बात आपका खत्म हो गया। कार्य संचालन कैसे होंगे, तो सभी कार्य संचालन सर्वसम्मति से होंगे, यानी कि बहुमत का निर्णय होगा तो वही कार्य संचालन होगा। कैसे हटाया जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं हटाए जाते हैं, उसी प्रकार से इनको हटाया जाएगा। सीईसी के सिफारिश के खिलाफ जो बिना किसी अन्य जो इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं हटाया जाता, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स जो है उनको हटाना है तो सीईसी जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी सिफारिश पे जो है हटाया जा सकता है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैसे हटाया जाएगा, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हटते हैं उसी प्रकार से ये भी हटेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं, ये बात है। अच्छा, अब ये बात है कि विवाद किस पे हुआ, तो एक देखिएगा, सीसी और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के संबंध में न्यायिक निर्णय 2023 में आया अनूप बर्नेवाल बनाम भारत संघवाद। इसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति होगी भारत के प्रधानमंत्री, संसद निष्पक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिलकर समिति द्वारा की जाएगी। इसी निर्णय को जो है इस एक्ट ने पलट दिया और यहाँ पे चीफ जस्टिस की जगह क्या रख दिया, मंत्री रख दिया। ठीक है, ये बात है। तो कानूनी प्रावधान क्या है, तो जो संविधान का अनुच्छेद 324 है उसके तहत क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक जो है स्वायत्त है और संवैधानिक प्राधिकरण है जो क्या करता है, संघ और राज्यों में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब किन किन जिलों का चुनाव करता है, राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव का आयोजन करता है, उपराष्ट्रपति के लिए भी करता है, ध्यान दीजिएगा। और राष्ट्रपति को नियुक्त करने की शक्तियां हैं किसकी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की। ठीक है, तो बस बात खत्म, ये हो गया। दूसरा वाला आर्टिकल आता है एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स। हाल ही में कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय विभाग से संबंधित जो संसदीय स्थायी समिति थी उसने चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उसमें सुधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जो इलेक्शन प्रोसेस है और उसमें रिफॉर्म्स हैं, इन सारे विषयों पे बात की गई है। तो उसमें बताया गया है एकल मतदाता सूची। इसमें एक बात है कि एकल मतदाता, कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की गई है और ये संसद की अस्थायी समिति है, तो उसने सुधार पर रिपोर्ट दी है। तो जो कॉमन इलेक्टोरल रोल है उस पर हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि ये क्या है। तो भारत में आप जानते होंगे कि दो मतदाता सूची बनती है, एक होता है जनरल इलेक्टोरल रोल और दूसरा होता है सेपरेट इलेक्टोरल रोल, यानी कि एक होता है सामान्य मतदाता सूची, ठीक है, सामान्य मतदाता सूची, दूसरी होती है पृथक मतदाता सूची। ठीक है, तो संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय क्या है कि आर्टिकल 324 एक यह कहता है कि भारत के चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानमंडल तथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची और तैयार करने और उसके चुनावों के संचालन की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। अभी ऊपर आपने पढ़ा इसी बात को लेकर के कि आपने ऊपर अभी बताया ना 324 वाला, ठीक है, तो यही वाला आर्टिकल बोलता है। इसी तरह से आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए, यानी एक पंचायतों के लिए और एक शहरी निकायों के लिए जेड ए, ये क्या बोलता है कि पंचायतों और शहरी निकायों के लिए जो राज्य चुनाव आयोग है उसको मतदाता सूची तैयार करना, उसके चुनाव के संचालन, निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के अधिकार देता है। और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1950, ये बोलता है कि संसदीय और विधानसभा निर्वाचन के लिए मतदाता सूचियों का निर्माण, संशोधन इस अधिनियम के तहत शासित होते हैं। तो इन्हीं जो दो सूची बनती है, जनरल इलेक्टोरल रोल और पृथक जो सेपरेट इलेक्टोरल रोल, इसी की जगह पे जो है कॉमन इलेक्टोरल रोल की बात की गई है इसी सुधार वाली रिपोर्ट में। ठीक है, तो बस आपको यही चीज़ जानना है। अच्छा, फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ द नॉमिनेशन फॉर इलेक्शंस, यानी कि जब मतदान जो चुनाव के लिए नामांकन करते हैं वो गलत सूचनाएं देते हैं, गलत घोषणाएं करते हैं। तो अब ये बात है कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें इसके लिए ये भी सुधार किया गया कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें सुधारी जाएँ। कौन कौन सी बात की गई है उसको समझते हैं। और एक बात की गई है कि जो मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच में समानता स्थापित करनी है। तो ये यहाँ पे सुझाव दिए गए हैं, तो आपको ध्यान देना, इसमें भी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बस सुझाव दिया गया है। ये संसद की स्थायी समिति थी, तो थोड़ा पढ़ना जरूरी है। कि कानूनी सुरक्षा यह है कि जो निर्वाचन संचालन अधिनियम 1961 उसके तहत फॉर्म होता है, फॉर्म 26, उसको भरना पड़ता है, उसमें शपथ पत्र लेना पड़ता है, यानी कितनी संपत्ति है, क्या जो आपकी डिग्री है, क्या चीज़ें हैं। तो कई बार नेताओं की डिग्री पे ही सवाल उठ जाता है, कई बार जो है संपत्ति पे सवाल उठ जाता है, अन्यथा मत लीजिएगा, ये सच्चाई है भारत के राजनेताओं की। तो जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है उसकी धारा 33A है, उम्मीदवारों को ऐसे अपराधों के लिए उसके खिलाफ अदालत द्वारा तय किए गए आरोपों के बारे में जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता की गई है, जिसमें 2 साल से अधिक सजा या कारावास हो या दोष से सिद्ध हो जाने पर 1 वर्ष के अधिक कैद हो। और गलत दंड जो देता उसके गलत जानकारी देता उसके लिए कौन सी धारा बताती है दंड के लिए, 1951 की धारा 125A। तो बस जानना है, सुधार करने की बात की गई है इसमें, बहुत कुछ हुआ नहीं है और होगा भी नहीं अभी।
और चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम संवैधानिक सुरक्षा उपाय, मैंने चुनाव लड़ना और वोट देना, इसके बीच में गैप है, यानी 18 साल से ऊपर आप वोट दे सकते हैं। चुनाव लड़ने के लिए आपको लोकसभा में 25 होना चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 होना चाहिए। तो यही बात बताई गई है कि इतना जो गैप है ना, इस गैप को फिल किया जाए, यानी चुनाव लड़ने के लिए युवाओं को मौका दिया जाए। इसी बात यहाँ पे की गई है कि लोकसभा अनुच्छेद 84 और विधानसभा अनुच्छेद 173, इसके लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 85 है। अब 85 बोल रहा हूँ, सॉरी यार, 25 है। और जो आर्टिकल 84 है राज्यसभा और विधान परिषद यानी आर्टिकल 173, इसके लिए लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। तो इसी के बीच में जो गैप है ना, जो गैप है, जो 18 वर्ष वोट देने की आयु और 25 और 30 जो लड़ने की आयु, इसके बीच में गैप को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए जो है समानता स्थापित हो, इस बात की बात की गई है कि यहाँ पे होना चाहिए, संसद की स्थायी समिति ने कहा है। अब आता है तीसरा वाला जो आर्टिकल है, एक साथ चुनाव, सिमल्टेनियस इलेक्शंस। ये न्यूज में रहा है और ये मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी थे, उनके नेतृत्व में 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति क्या करेगी कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने वाले जो एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाएं हैं, उनकी जांच करेगी। अब जांच करेगी मतलब ठीक ही है, पर उस पर सिफारिश भी करेगी। ठीक है, एक साथ जो चुनाव कराने के लिए जो सारी संभावनाएं हो सकती हैं, सिफारिश कर सकती हैं, क्या दिक्कतें होंगी, उस पर ये बात करेगी। और किसके नेतृत्व में गठन की गई है? तो भूतपूर्व राष्ट्रपति जो है श्री रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में यह 8 सदस्यीय समिति है। अब एक साथ चुनाव है, तो इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा नहीं, राज्य विधानसभा होगा, नगर पालिका, पंचायत होंगे, इसके एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। अब एक चुनाव कराने का मतलब एक ही दिन पर सब चुनाव नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग चरणों में हो सकता है। पर जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको क्या होगा कि एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान करने की बात की जाती है कि इतना जो है आपको हो जाएगा। अभी एक देश एक चुनाव की व्यवस्था कब तक थी? 1967 तक थी। उसके बाद में जब सरकारें राज्य में कुछ गिरी और इसके बाद बहुत बार सरकारें केंद्र में भी गिरी, कई बार जो है ये जो सत्ता का क्रम टूटा, तो ये लय जो है टूट गया। तो इसी बात पे जो है दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी इसको 2 बार पूछ चुका है, यूपी पीसीएस 5 बार पूछ चुका है। पीवाईक्यू उठा कर देखिएगा, मैंने कल टेलीग्राम पे बहुत सारी शेयर भी की हैं कि पीवाईक्यू लगाइए, पीटी 365 पढ़िए और बेसिक किताबें पढ़िए, प्रीलिम्स आपका कभी नहीं रुकेगा। ठीक है, तो दिनेश गोस्वामी समिति ने इसी की सिफारिश की थी कि फिर एक देश एक चुनाव जो है, एक साथ एक चुनाव जो है कराया जाए। 1983 में निर्वाचन आयोग द्वारा एक साथ चुनाव का विचार प्रस्तावित किया गया था। दिनेश गोस्वामी समिति ने भी सिफारिश की थी। तो दिनेश गोस्वामी समिति पूछता है किससे संबंधित है? तो चुनाव सुधार से संबंधित है। नोट कर लीजिए, चुनाव सुधार से दिनेश गोस्वामी समिति संबंधित है। पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसी पे आता है एक साथ चुनाव कराने संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है उसकी बात करते हैं। तो कुछ आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 356 ये कि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान किया गया है। 174 में राज्य विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन की बात की गई है। आर्टिकल 172 बोलता है राज्य विधानमंडलों की अवधि। आर्टिकल 85 बोलता है संसद के सत्रावसान और विघटन। और आर्टिकल 83 बोलता है संसद के सदनों की अवधि। तो पढ़ना आपको होता तो कैसे पढ़ेंगे? संसद के सत्रों की अवधि आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि एक साथ पढ़ेंगे। संसद के सत्र और सत्रावसान और विघटन आर्टिकल 85 और राज्यसभा के विधानमंडल के मतलब सत्र, सत्रावसान और विघटन 174। ठीक, इस तरह से पढ़ना होता है कि पैरेलल आप पढ़ते रहें, आपको याद रहेगा। तो यह वाला आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। आपको बस इसमें ध्यान देना है कि किसके नेतृत्व में समिति गठन की गई है। तो एक जो पूर्व राष्ट्रपति जो है रामनाथ कोविंद, उन्हीं के नेतृत्व में गठन हुई है। 8 सदस्यीय समिति है, बस खत्म। अब आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति का अपराधीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लोकसभा और राज्यसभा में वर्तमान सांसदों का जो विश्लेषण है, इसी के नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसने जारी किया है? तो ADR ने जारी किया है। नाम याद रखना है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी किया है। किस रिपोर्ट को? भारत के लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान सांसदों की कार्यक्रम विश्लेषण, यानी कि उनके जो कारनामे हैं उनके संबंध में रिपोर्ट हुई हैं। और इस रिपोर्ट में बात जब ये जारी हुआ है तो यहीं से उठाया राजनीति का अपराधीकरण वाला मुद्दा। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ बात की जा रही है कि इस रिपोर्ट को ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने जारी किया है। तो ADR की स्थापना कब हुई थी? तो IIM जो अहमदाबाद है उसके प्रोफेसर्स ने 1999 में इसकी स्थापना की थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी।
तो केरल में ऐसे सांसदों की, उस रिपोर्ट में बताया गया कि केरल में ऐसे सांसदों की संख्या सबसे अधिक है जिसपे आपराधिक मामले अधिक दर्ज है। मतलब राज्यों में अगर बताया गया है कि केरल जो है, जो सबसे शिक्षित माना जाता है, सबसे साक्षर माना जाता है विकास दर में भी और अन्य चीज़ों में भी, वहाँ पे ये हाल है कि जो सांसदों की संख्या सबसे अधिक है पूरे भारत में, जहाँ पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके बाद बिहार है। बिहार आइए ना हमारा बिहार में, तो ये बिहार जो है सेकेंड है और महाराष्ट्र इसके बाद है। सबसे टॉप पे जो सबसे बढ़िया माना जाता है हम लोगों की नज़र में केरल, वो है। ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चौंकाने वाला है, अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन ये स्थितियां हैं, तभी इस रिपोर्ट में बताई गई हैं। और राजनीति का अपराधीकरण से आशय यह है कि अपराधियों, कानून तोड़ने और भ्रष्ट व्यक्तियों द्वारा राजनीति में प्रवेश करना, ये क्या होता है कि राजनीति का अपराधीकरण होता है। और जब राजनीति का अपराधीकरण जब चरम रूप धर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपराधीकरण। अपराधी का जो है वो राजनीतिकरण। मतलब जो है ये दोनों चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। राजनीति का अपराधीकरण या अपराधी का राजनीतिकरण, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। इसमें कोई मतलब अलग अलग चीजें नहीं है, ये तो समानांतर चीजें होती हैं। तो चुनाव सुधारों से संबंधित कुछ अन्य मुद्दे भी, अन्य रिपोर्ट्स आयोग हैं। एएन बोहरा समिति रिपोर्ट है, इसी ने जो है रिपोर्ट ने देश में जो राजनीति में अपराधीकरण पे तथ्य जो है प्रकट किया था। ठीक, राष्ट्रीय आयोग था और सेकंड एआरसी 2005 वाला, ठीक है, सेकंड एआरसी डाटा पढ़ते हैं ना आप लोग, तो वो हो गया। और चुनाव संबंधित और भी हैं, आपने दिनेश गोस्वामी समिति भी देखा था। तो यही बात है कि दोषी के संबंध में कुछ जो है यहाँ पे कानूनी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। कल मैंने आपको धारा 1951 की लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 8(3) को पढ़ाया था कल, कि अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी सांसद विधायक को, व्यक्ति नहीं सांसद विधायक को कम से कम 2 वर्ष, सिर्फ 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक, मतलब 2 वर्ष की सजा हो या 2 वर्ष से अधिक हो, तो अगर ऐसी सजा हो जाती है, दोषी मान लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसकी जो सदस्यता है तत्काल प्रभाव से रद्द हो जाती है और 6 वर्ष तक उसको रोक लग जाता है किसी भी चुनाव में लड़ने से। ठीक है, यही बात हुई थी राहुल गांधी के केस में, जिसमें डिफेमेशन का केस था, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। तो यही बात होती है, ये धारा तो ये है। और दूसरा एक है उसी का धारा 8 का जो 3 है, 8(4) है। ठीक, तो यहाँ बात होती है कि इसमें है कि 3 महीने तक जो है अपील करने की अनुमति दी गई है। ठीक है, तब तक उस पर पद बने रह सकते थे, ये बात यहाँ पे कही गई है। तो बाद में लिली थॉमस ने इस धारा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने, लिली थॉमस जो वाद था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने, मतलब जो आपका ये जो फैसला आएगा तत्काल प्रभाव से, जो उसको तत्काल प्रभाव से आपकी सजा रद्द हो जाती है 8(3) में। ठीक है, अब 8(4) बोलता है कि अगर आप जो मतलब तुरंत आप अपील करेंगे तो 3 माह के भीतर अपील करने की अनुमति होगी, तब तक आप पद पे रहेंगे। तो इसी जो प्रावधान था, इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था, किसमें? लिली थॉमस केस में। ठीक है, बस खत्म। और ये होता है, ये देखिए हाल ही में एक न्यूज़ था, ये देखिएगा, ये वाला, ये मैंने आपको पढ़ा भी था केस, कि राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा के बाद। सुनील अरोड़ा कौन थे? सुनील अरोड़ा थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे पूर्व, मतलब पहले के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इनसे मैं व्यक्तिगत रूप से मिला भी हूँ, बहुत शानदार अधिकारी हैं, बहुत बेहतरीन इनका काम रहा है चुनाव सुधार के संबंधित। तो राम बाबू सिंह ठाकुर बनाम सुनील अरोड़ा बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि निर्वाचन आयोग को कि वह जो है राजनीतिक दलों द्वारा किसी भी गैर अनुपालन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे। ये बातें तो सुनील अरोड़ावाद किससे संबंधित है? आपका ये जो है राम बाबू सिंह, कि मतलब कि कोई अगर जो राजनीतिक पार्टी है वो नियमों का पालन नहीं कर रही है तो तुरंत जो है सुप्रीम कोर्ट को सूचित करना किसे काम है? जो है निर्वाचन आयोग का काम है। अच्छा, अब बात आती है इलेक्टोरल फंडिंग, यानी चुनावी फंडिंग के बारे में। ये वाला तो मुझे बेकार ही लग रहा है। हालांकि बस जान लीजिए क्यों बेकार लग रहा है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाल ही में अभी न्यूज़ थी, 5 दिन भी नहीं बीते हैं, और जो इस असंवैधानिक घोषित कर दिया है, तो जो नया वाला अभी जो अपडेटेड आएगा पीटी या जनवरी की मैगजीन आएगी, तो उसमें चुनावी बॉन्ड होगा, ये मैं श्योर हूँ। और इसी चुनावी बॉन्ड का जो है सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड ये दिया है कि उसने जो है कि आर्टिकल 19 सहित जो है चुनावी पारदर्शिता और आर्टिकल 21 अनेक प्रकार के जो है मतलब आरटीआई अधिनियम, सब प्रकार के जो है जो अधिनियम है इसका वायलेशन करता है। तो इसी चुनावी बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया। हालांकि अभी इसमें क्या दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने
न्यूज में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग को चुनाव आयोग से चुनावी बॉन्ड के लिए जो राजनीतिक दलों को जो धन मिला है उसका डेटा पेश करने का निर्देश दिया था, और ये डेटा 30 सितंबर 2023 तक माना गया था। अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि सभी जो भी जितना भी पैसा आया है, जितने बॉन्ड जारी हुए हैं और किन किन लोगों को जारी हुए हैं, किन किस तरफ से जारी हुए हैं, तो जिसका डिस्क्लोजर आपको करना है, आपकी वेबसाइट पर करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिए हैं। ठीक है, तो अभी चुनावी बॉन्ड तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन ये न्यूज कुछ और बस मतलब अभी मैगजीन जब छपी होगी तो उसके उस वक्त नहीं रहा होगा, तो ये दिसंबर तक का बात इसमें रखी गई ना, इसमें सिर्फ दिसंबर तक का, तो दिसंबर तक ये दूसरे न्यूज में थी। तो मुख्य बात यह है कि चुनावी बॉन्ड न्यूज में है, तो चुनावी बॉन्ड पूछ सकता है यूपीएससी, क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है ये। तो चुनावी बॉन्ड को थोड़ा समझते हैं कि जो है चुनावी बॉन्ड है क्या। तो चुनावी बॉन्ड जो होता है कि धारक को मिलने वाले ब्याज रहित, इस पे इंटरेस्ट नहीं है, कोई ब्याज मुक्त लिखत होता है, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, और ये ऐसा धारक होता है, मतलब ये जो बॉन्ड्स होते हैं, और इसे भारत का कोई नागरिक हो या भारत में निगमित कोई कंपनी हो, संस्थाएं हो, ये खरीद सकते हैं। और कहाँ से खरीदेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से खरीदेंगे, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई जो चुनावी बॉन्ड के लिए बेचने के लिए अधिकृत है। मतलब कोई मान लीजिए मैं एक एक्स कंपनी हूँ, मेरा नाम है एक्स, और मैं जा रहा हूँ एक बी जो है आपका एक पार्टी है, बी पार्टी को मुझे चंदा देना है, मैं जाऊँगा स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक में जाऊँगा, मैं बोलूँगा कि मुझे जो है कम से कम 2 लाख का बॉन्ड खरीदना है, 2 लाख मैं उससे रुपए दूंगा, वो 2 लाख रुपए मैं बॉन्ड लूँगा, और मैं लेकर के उस बॉन्ड को बी वाले पार्टी के जो कोषाध्यक्ष होंगे उनको मैं दे दूंगा। अब पार्टी को पैसा मिल गया, बॉन्ड मिल गया, पार्टी जाएगी बैंक में और बॉन्ड को देगी और पैसा अपना निकाल के अपने अकाउंट में जमा करा लेगी। यही आपका प्रोसीजर था। ठीक है, सिंपल भाषा में। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2017-18 में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इसे जो है 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपये के रेंज में बेचा जाता है। अब केवाईसी पालन जो किए रहेंगे खाते, उन्हीं के द्वारा ये खरीदा जाएगा। ठीक है, अब कोई जो व्यक्ति कंपनी कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड खरीद सकता है, और ये गोपनीय रखी जाती है, पहचान जो रखी जाती है ना, दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखी है, यानी किसने जो है किस पार्टी को किसने कितना फंड दिया, किसने कितना बॉन्ड खरीदा और दिया, इस बात की जानकारी गोपनीय रखी जाती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया है, क्योंकि गोपनीय शब्द ही जो है वो कुछ कहीं ना कहीं चुनाव से जुड़ा है, देश के हित से जुड़ा है, नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है सूचना का अधिकार का वायलेशन है, आर्टिकल 19 का वायलेशन है, तमाम चीज़ों का वायलेशन है, सबको उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, अब बॉन्ड जो था वो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीद के लिए उपलब्ध रहते थे। चेक या डिजिटल, इस सभी लेन देन सभी तरीके से किए जा सकते हैं चुनावी बॉन्ड। अब ये जो है असंवैधानिक घोषित हो चुका है, अब इसका काम खत्म। अब आता है अदर इंपॉर्टेंट न्यूज। नेशनल पार्टी स्टेटस इसमें दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछा हुआ है। नेशनल पार्टी स्टेटस, स्टार प्रचारक है और मुफ्त उपहार, फ्रीबीज। इस पर तो मैंने एक आर्टिकल लिखा है, बहुत बढ़िया आर्टिकल, दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन में लिखा था फ्रीबीज पे। मेरे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं उन्होंने हर्षवर्धन जो है देश के वरिष्ठ उन्होंने लिखा था और मैंने लिखा था नेशनल एडिशन में, दैनिक जागरण में। मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, उसको आप देखिएगा, बहुत बेहतरीन है। मैंने लिखा था कि फ्रीबीज और लोक कल्याणकारी जो योजनाएं होती है उसके बीच में बारीक अंतर है और राज्य को इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसमें, और बहुत अच्छा वो उसको इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने अपने ऑफिशियल साइट से उसको ट्वीट भी किया था। तो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी उसको टेलीग्राम पे डाल दूंगा या मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा क्लास के एंड में। तो नेशनल पार्टी स्टेटस क्या है कि चुनावी चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा जो मान्यता प्राप्त 6 राजनीतिक दल हैं। अब पार्टी से सवाल तो पूछता है कई बार, जैसे यूपीपीसीएस क्या करता है, यूपीपीसीएस कई बार जो है जो पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे सवाल, उनके स्थापना कब हुई, कितने राष्ट्रीय दल हैं, क्या उनका मतलब योग्यता होती है राष्ट्रीय पार्टी की, सवाल खूब पूछता है इस पे। और हर साल आप देखिए घटना चक्र उठाएंगे तो कम से कम हर साल ही जो है एक सवाल पार्टी से रहता है पॉलिटी में। इसी तरह से बीपीएससी पूछता है, इसी तरह से आपका जो है यूपीएससी भी फोकस करता है पॉलिटिकल पार्टीज पे। तो अब मानदंड कौन निर्धारित करता है? तो चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश नियम। ठीक है, अब इसी के तहत जो है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है मान्यता देता है। यानी आपको पॉलिटिकल पार्टी की जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको मतलब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेने के लिए
जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है, यानी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछ देगा कि आपको कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी घोषित होने के लिए संवैधानिक प्रावधान, संविधान में प्रावधान किए गए हैं, ये स्टेटमेंट को आपको गलत करना है, क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं है बल्कि ये एक नियम के तहत है, आदेश के तहत है। वर्तमान में जो है 6 राष्ट्रीय दल हैं, कौन से हैं? बीजेपी है, आप जानते होंगे, आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है मायावती जी की, सीपीआई कम्युनिस्ट है मार्क्सवादी वाली, एनपीपी है नेशनल पीपुल पार्टी, ठीक है, ये कॉमरेड संगमा वाली, और आम आदमी पार्टी है। अभी बीच में जो है बहुत सारी पार्टियां थी, उसको हटा भी दिया गया, ठीक है। तो अभी है कि किसी भी दल को जो है राष्ट्रीय दर्जा कैसे निर्धारित होता है, तो 3-4 चीज़ें हैं, 3-4 क्राइटेरिया है कि लोकसभा राज्य विधानसभा में चुनाव में जो सभा वोट होता है, यानी उस दल को लोकसभा या राज्य विधानसभा में चुनाव में 4 कम से कम 6% वोट मिलना चाहिए। मतलब 4 या 4 से अधिक राज्यों में लोकसभा में वोट मिले, या 6% से कम से कम 6% का वोट शेयर मिले, ठीक है। और इसके अलावा लोकसभा में उस दल के कम से कम 4 सदस्य होने चाहिए, या फिर लोकसभा में सीटें, यानी कि कुल लोकसभा की सीटों कम से कम 2% उसको हासिल हो, और कम से कम 3 राज्यों में उसको उम्मीदवार हो, और या तो फिर उसमें कम से कम 4 राज्यों में एक राज्य के दल के रूप में मान्यता हो। तो इन तीनों में से कोई एक जो होगा, अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसे जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। इसको लाभ क्या मिलेगा? तो आरक्षित चुनाव चिन्ह मिलेंगे, और अनन्य तौर पर एक्सक्लूसिव अनन्य जो चुनाव चिन्ह होता है, और किसी उम्मीदवार के नाम का प्रस्तावक के लिए केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होगी ताकि वह नामांकन दाखिल कर चुके, ठीक। उसे आकाशवाणी पे, दूरदर्शन पे सुविधाएं मिलेगी प्रसारण की। 40 स्टार प्रचारक नामांकित कर सकेगा, और अन्य दल क्या करते हैं? 20 स्टार प्रचार करने की अनुमति होती है। तो यानी अन्य जो पार्टी होंगे उसे केवल 20 स्टार प्रचारक नियुक्ति करेंगी, और ये जो है 40 स्टार प्रचारक नामांकित करेगा। तो अभी इसी के नीचे बात आ गई स्टार प्रचारक की। बहुत अच्छा कंटेंट बना दिया ये विजय राइस ने, कि जब स्टार प्रचारक की बात हो ही रही है, तो स्टार प्रचारक पे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ एडवाइजरीज दी हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसने सभी स्टार प्रचारकों को एडवाइजरी यानी सलाह दी है कि वे आचार संहिता के जो नियम उसका पालन करें, ऐसा कुछ भी जो बोलने से बचें जो चुनाव के माहौल को खराब करे। अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो स्टार प्रचारक जो होते हैं वो कुछ अनाप शनाप बोल ही देते हैं ताकि जो है लाइमलाइट में रहें। इसलिए सुप्रीम को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसने जो है चेतावनी दिया है। स्टार प्रचारक किसे बनाया जाता है या किसे नहीं बनाया जाता है, इसे निर्धारित करने वाला कोई कानून नहीं है। पार्टी के जो संसदीय दल होगा, या पार्टी के अध्यक्ष होंगे, या पार्टी के जो वरिष्ठ लोग हैं जिनके ऊपर पार्टी का कब्जा है, वो क्या करते हैं? वो लोग नामित कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात है कि जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, धारा 77 कहती है कि स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी और भारत के निर्वाचन आयोग को अनिवार्य रूप से भेजी जाए, ठीक है। और ऐसा कब की जाए? चुनाव की अधिसूचना के 1 सप्ताह के भीतर। अब एक जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल होगा यानी राष्ट्रीय पार्टी, उसमें 40 प्रचारक होंगे, और जो गैर मान्यता प्राप्त होगा लेकिन मतलब पंजीकृत होगा और मान्यता प्राप्त मतलब राष्ट्रीय पार्टी ना हो, उसके लिए 20 प्रचारक की अनुमति होती है, ठीक है। अब एक बात होती है कि चुनावी व्यय होता है, कि मतलब ये भी बात होती है ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रचार कार्यक्रम में जो भी हवाई या परिवहन अन्य साधन से जो यात्रा की जाती है उस व्यय को चुनावी व्यय के रूप में नहीं गिना जाता है। मतलब आप जानते होंगे, मान लीजिए कि चुनावी व्यय क्या होता है? चुनावी व्यय जो होता है कि चुनाव में जब प्रचार होता है तो चुनावी प्रचार में जो भी खर्च होता है उस पर एक सीमा निर्धारित है। हालांकि ये तो कहने की बात है, अप्रत्यक्ष रूप से न जाने कितना हजारों करोड़ रुपए जो है खर्च होते हैं चुनाव में, उसकी कोई सीमा नहीं है। पर जो आप मान लीजिए कि किसी पार्टी के उम्मीदवार को, राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार को बनारस से चुनाव लड़ना है, और वो जो है उसको फिर अपने पार्टी के प्रचार के लिए हैदराबाद जाना है, तो हैदराबाद जाएगा तो भाई खर्च तो लगेगा ना, प्राइवेट जेट से जाएगा, भाई पार्टी का नेता है, हेलीकॉप्टर यूज करेगा, तो जितना पैसा अगर वो जितना परिवहन में यूज करेगा वो तो पार्टी का टोटल जितना व्यय का सीमा है वही पार कर जाएगा। इसीलिए जो है परिवहन का व्यय जो है उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। अब आता है फ्रीबीज और चुनावी खर्च, चुनावी साक्षरता, इनक्योर और वीवीपैट। समझते हैं हम लोग इसको अच्छे से। फ्रीबीज के बारे में समझते हैं। फ्रीबीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी न्यूज में क्यों रहा कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, सीबीआईसी ने एसओपी जारी किया। मैंने स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर क्या होता है? मानक संचालन प्रक्रिया। किस चीज़ के लिए?
कि मतदाताओं को जो लुभाने के लिए मुफ्त उपहार, मुफ्त शराब जैसी जो गतिविधियां उस पर अंकुश लगाने के लिए किसने जारी किया? सीबीआईसी ने। जो सीजीएल के एग्जाम देते होंगे वही इंस्पेक्टर बनते हैं सीबीआईसी में, ठीक है। और बाकी लोग जो होते हैं, बड़े अधिकारी जो होते हैं, वो क्या होते हैं? डेपुटेशन पे जाते हैं। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड है, ये क्या करता है? ये जो है सीमा शुल्क के लिए, बॉर्डर से जो क्रॉस बॉर्डर होता है या फिर जो आपका कस्टम्स वगैरह होता है, वो क्लियरेंस के लिए, इनडायरेक्ट टैक्सों के लिए, कलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसने इसीलिए एक एसओपी जारी किया और बताया कि जो भी मतदाताओं के लिए फ्री जो उपहार, मुफ्त शराब जैसी गतिविधियां होती हैं उस पर रोक लगाई जाए। चुनावी जो फ्रीबीज क्या होती हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, उन्होंने चुनावी वादों के रूप में कुछ तर्कहीन मुफ्त उपहारों की पेशकश कर, जैसे प्रेशर कुकर देंगे। आप जानते होंगे ना, साउथ वालों में प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सब चीज़ें मिलती हैं, टेलीविजन सेट वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें होती हैं। कई बार होता है कि हम आपको इतना करोड़ रुपए का कर्ज देंगे, इतना मतलब आपको किसानों को मुफ्त कर्ज दे देंगे, ऐसा ऐसा मतलब तमाम चीज़ें हैं। वो साइकिल देंगे, लैपटॉप देंगे, मोबाइल देंगे, फ्रीबीज है। ये सब क्या है? ये मुफ्त उपहार होती हैं। तो इस स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर का जो उद्देश्य यही है कि जो विधानसभा और राज्य जो आम चुनाव हो रहा है, मतलब जो लोकसभा में, इसमें संदिग्ध नकदी हो, अवैध शराब हो, नशीला पदार्थ हो, मुफ्त उपहार हो, तस्करी हो, इस सब की चीज़ों को रोका जाए। और इसके लिए क्या करेंगे? जो जीएसटी और जो कस्टम के अधिकारी होंगे वो कूपन आधारित या मुफ्त में नकदी या ईंधन की जो वितरण होगी सब चीज़ की निगरानी करेंगे। फ्लाइंग स्क्वाड होगी, स्टैटिक सर्विलांस टीम होगी, ये जांच करेगी। और जो है राजनीतिक दल संबंधित जो साड़ी, शर्ट, ये सब झंडे, इन सब चीज़ों पे जो ले जाना है, वितरण करना है, सब पे जो है नज़र रखी जाएगी। जीएसटी टीम होगी, ई बिल जाँच करेंगी। ई वे बिल जो होता है नहीं होगा तो जमानत इसको जब्त कर लिया जाएगा। ये सब बातें हैं। इसी पे मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि जो मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज होता है, फ्रीबीज कल्चर और जन कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, कहीं ना कहीं जो है वो उसी के बीच में बारीक सा अंतर होता है। इसी बात पर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उस आर्टिकल को शेयर करूंगा मैं। वैसे मैंने शेयर एक बार किया हुआ है टेलीग्राम पे, दोबारा मैं शेयर करूंगा, उसको पढ़िएगा। बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं ना कि कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट को बिल्ड करती हैं, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। इससे पढ़ने से होगा ये कि जब यूपीएससी के एग्जाम्स देंगे ना तो कॉन्सेप्ट पे ही सवाल आते हैं। स्टेटमेंट आप गलत तभी कर देंगे जब आपको अधूरी जानकारी रहेगी, ठीक है। तो चीज़ों को जितना पढ़ेंगे आप ना, उतना आप जो है आपका बेस जो है वो बढ़ता जाएगा और आप चीज़ों को और इंटीग्रेटेड तरीके से समझ पाएंगे। चुनावी खर्च के बारे में समझते हैं कि हाल ही में अलग अलग राजनीतिक दलों ने विधानसभा के चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले ही अपने जो है जो उम्मीदवार थे उसके नामों की घोषणा कर दी। और इस कदम ने इलेक्शन कमीशन के जो चुनावी व्यय निगरानी खामियां थी उसको उजागर किया कि इसमें यह है कि ये नियम क्या है कि उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल होने के बाद ही उनके व्यय का लेखांकन का प्रावधान करते हैं, न कि चुनाव की घोषणा होने की तिथि से, ठीक है। तो अभी ये बात है कि इसमें कि अब यहाँ सवाल उठ जाता है कि चुनावी खर्च कितना हो। अब इसमें होता है कि चुनावी खर्च में मान लीजिए कि एक मुद्दा ये है कि सबसे पहले कि कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहता है, मान लीजिए पार्टी का उस पर कोई हाथ नहीं है, तो निर्दलीय व्यक्ति उसके पास क्षमता कितनी होगी, जितनी मान लीजिए उसके पास 5 करोड़ रुपए हो, और पार्टी का जब मान लीजिए 5 करोड़ होगा, कई सारे बाहुबली होंगे, तो यानी कहीं ना कहीं उस जो, और वो पॉपुलर है भी, वो काम उसका अच्छा है, अच्छा चीज़ है, वो सब अच्छा काम कर रहा है, बावजूद इसके जो है वो कहीं ना कहीं एक लेवल प्लेइंग फील्ड उसको नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो मजबूत पैसे वाले लोग रहेंगे, अपराध से साठगांठ रहेगा, पार्टी का फंड रहेगा, पार्टी की हाथ रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ना होकर के उसके पक्ष में झुक जाता है चुनाव। यही बात यहाँ पे होती है कि कितना चुनावी खर्च व्यय सब जो है, मुद्दा ये है कि यहाँ पे लूप होल्स है कि कैसे मतलब एक्सपेंडिचर का जो है लेखांकन किया जाए। मतलब ये है कि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन की जो बात है कि जो उम्मीदवारों का नामांकन होता है उसके दाखिल होने के बाद ही उनका जो एक्सपेंडिचर उसका ऑडिट करने की बात करते हैं, न कि चुनाव की घोषणा होने की तिथि से, ठीक है। तो ये बात होती है। अब चुनाव की घोषणा मान लीजिए कब हो रही है, 2 महीना पहले मान लीजिए हो गई, चुनाव होगा, ठीक। अब जब और एक नेता क्या कर रहा है कि चुनाव का जब नामांकन के अंतिम दिन जो हो रहा है, नामांकन समझ रहे हैं आप, चुनाव की घोषणा कितनी पहले होगी, उसके बाद क्या होगा, नामांकन होता है 1 महीना बाद। अब इस 1 महीना बाद मान लीजिए नामांकन के अंतिम दिन उसने नामांकन किया, तब वहां से उसकी खर्च कितना किया उसकी काउंटिंग होती है, उसकी ऑडिट होती है चुनाव तक। लेकिन इस दौरान इस पीरियड में, यानी घोषणा हुआ चुनाव का और इसके नामांकन के बीच का जो है उसका ऑडिट नहीं होता है कि उसने कितना खर्च किया। यही इसकी कमी है, लूप होल से इसी कमी को उजागर किया गया है और ये बात है। अब आता है कि इलेक्टोरल लिटरेसी। हाल ही में
निर्वाचन आयोग ने चुनावी साक्षरता को लेकर देश भर के स्कूलों तक जाने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक MOU किया, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। और इसमें बताया गया कि 6 से 12 तक जो पाठ्यक्रम उसमें मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब कौन सी पहले शुरू की गई हैं, तो स्वीप कार्यक्रम, यानी यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, बहुत प्रमुख कार्यक्रम है स्वीप कार्यक्रम, स्वीप। ठीक है, स्वीप कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है कि मतदाता शिक्षा को प्रदान की जाए, मतदाताओं के बीच में जागरूकता बढ़ाई जाए, मतदाताओं की जो है जानकारी बढ़ाई जाए। और इससे क्या होगा, स्वीप अभियान के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देश भर के संस्थानों में जो है क्या कर रहा है, चुनावी साक्षरता क्लब जो है वो स्थापित कर रहा है। और ये क्या करेगा, ये जो रुचिकर गतिविधियों के जरिए मतलब अनेक प्रकार की इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज कराएगा और इन्हीं के माध्यम से स्कूली छात्रों को जो चुनावी साक्षरता के लिए एक मंच जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब ये बात आती है कि इसमें कौन कौन सी शामिल होते हैं इलेक्टोरल लिटरेसी में, तो सरकार के बारे में जानकारी दी जाती है, देश द्वारा प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मुद्दों के बारे में जानकारी होती है, लोकतंत्र का महत्व का ज्ञान दिया जाता है और महिलाओं पुरुषों के समान अधिकारों की जानकारी होती है। ये क्या होगा, आपके इलेक्टोरल लिटरेसी यानी कि चुनावी साक्षरता में तत्व शामिल होते हैं। अब आता है इनक्योर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनक्योर के माध्यम से उम्मीदवारों और चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए एक इन हाउस सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ये सॉफ्टवेयर किसने डिजाइन किया है, इनक्योर का सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, सवाल तो ऐसे ही बन सकता है यहाँ पर। ये क्यों है, तो जो इसके माध्यम से उम्मीदवारों और चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन होगा, एंड टू एंड एप्लीकेशन है ये। ठीक है, ये रिटर्निंग जो ऑफिसर्स होते हैं ना, अभी चंडीगढ़ इलेक्शंस हो रहा था, आप जानते हो कि बहुत विवाद था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द भी कर दिया, तो उसी में रिटर्निंग ऑफिसर आपने नाम सुना होगा। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं वो जो वोट डाले जाते हैं उसको डिजिटल रूप देने, राउंड वार डेटा जो कितना राउंड काउंटिंग हुई है उसी डेटा को उसको सारणीबद्ध करना है, फिर से मतगणना की जो अलग अलग वैधानिक रिपोर्ट है उसको प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है जो क्या करेगा, रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों के द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। कौन, इनक्योर स्क्रूटनी। ठीक है, एक इनक्योर है, दूसरा इनक्योर स्क्रूटनी है। अब इनक्योर क्या है, ये चुनाव से संबंधित संपूर्ण प्रबंधन के लिए सॉफ्टवेयर है, और ये इनक्योर स्क्रूटनी है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने में सक्षम बनाता है। मान लीजिए कोई नामांकन दाखिल किया, मुझे चुनाव लड़ना है, तो उसका ऑनलाइन जांच कौन करेगा, एप्लीकेशन इनक्योर स्क्रूटनी करेगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक एप्लीकेशन है। अभी ऊपर आपने पढ़ा कि कैसे जो है नामांकन वाला बताया ना कि नामांकन कब दाखिल करते हैं उसके बीच में तो उसी नामांकन का जो दाखिल होता है तो उसने नामांकन सही तरीके से दाखिल किया कि नहीं किया, डॉक्यूमेंट सही दिए कि नहीं दिए, सर जांच कैसे होगी, इनक्योर स्क्रूटनी से होगी। ठीक है, अब एक है इनक्योर नोडल ऐप। इनक्योर नोडल ऐप है, ये क्या करेगा, इसके माध्यम से जो अग्निशमन, शिक्षा, पुलिस, पर्यावरण, ये अनेक विभाग हैं, उनका राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों और रैलियों को रोड शो के लिए NOC जारी करेंगे। मतलब मान लीजिए कि कोई पार्टी है, पार्टी X, ठीक है, मान लीजिए बीजेपी है, नहीं कांग्रेस लेते हैं, कांग्रेस थोड़े कमजोर है ना, कांग्रेस लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को रैली करना है, ठीक है, कांग्रेस को रैली करना है और वो कहाँ करना है, बनारस में करना है। तो बनारस में मान लीजिए उसने ग्राउंड चूज किया, ठीक, तो वो किसे NOC लेगा, फिर वो पुलिस विभाग से बोलेगा कि मुझे यहाँ पे रैली करना है, पर्याप्त पुलिस बल दो। फिर वो मेडिकल टीम को बोलेगा जो जिला अस्पतालों की यहाँ पे कोई हादसा न हो तो इसके लिए एम्बुलेंस वगैरह की भी व्यवस्था हो। ठीक है, फिर वो क्या बोलेगा, पर्यावरण विभाग को बोलेगा कि यहाँ पे धूल धक्कड़ जो ये पेड़ पौधे हैं सबको थोड़ा सा हटाइए, सब चीज़ें सही करिए। फिर वो अग्निशमन को बोलेगा कि मान लीजिए कोई कहीं आग लग गई या कुछ बात हो गया तो अग्निशमन की टीम भी वहाँ मौजूद रहे। फिर मान लीजिए कोई स्कूल है या फिर आसपास अनेक चीज़ें हैं तो उन लोगों को बोलेगा कि यहाँ पे रैली होने वाली है। तो सभी विभाग के लिए अलग अलग पहले जाने की जरूरत पड़ती थी। अब क्या होगा कि एक एप्लीकेशन है इनक्योर नोडल ऐप, इसके माध्यम से NOC जारी करना, मतलब कि अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि हाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जाता है तो उसके लिए अलग अलग जो है परमिशन लेना पड़ता था, अब ये विभाग अलग अलग परमिशन देते थे पहले। अब क्या होगा कि एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से NOC प्रमाण पत्र मिल जाएगा और ये जो है रोड शो, रैली वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट वाला आर्टिकल, वीवीपैट। आप जानते होंगे कि जब EVM से जो है जो आपका ये मतदान होता है
तो इसी के जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ईवीएम वीवीपैट प्रणाली का बचाव किया। क्यों किया? क्योंकि ये डेटा का 100% क्रॉस वेरिफिकेशन जो थी उसको कर सकने में मतलब सक्षम है। अब होता क्या है कि वीवीपैट जो होता है ना कि ये 7 सेकंड के लिए एक प्रिंटेड स्लिप देखने को मिलता है कि हमने वोट जिसको दिया है उसी को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। कई बार विवाद हो रहा है ना कि ईवीएम को वोट देते हैं, किसी और को वोट चला जाता है, भाजपा को, तो भाजपा को वोट गया कि नहीं गया या फिर किसको हमने वोट दिया उसको गया कि नहीं गया, इस बात की जो है पुष्टि कौन करता है? वीवीपैट करता है। 7 सेकंड की जो है स्लिप देता है, प्रिंटेड स्लिप, ठीक है, जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक, नाम और प्रतीक दर्शाते हैं जो आप चुने रहेंगे, ठीक है। तो वीवीपैट प्रणाली का ईवीएम का जो है इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बचाव किया कि नहीं, इसकी जो है 100% क्रॉस वेरिफिकेशन सही कर रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, सभी चिंताओं का जो है ये समाधान कर ले रही है। इस तरह से जो है आपका ये वाला भी सेगमेंट खत्म होता है 1 घंटे की क्लास में, ठीक है दोस्तों। अब सोच रहा हूं कि मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है बाकी बचे हुए सेगमेंट को पढ़ाएंगे। अब मैगजीन बची ही नहीं है, 90 पेज की मैगजीन है जिसमें कि 60 पेज मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक क्लास और मैं लूंगा कल और आपकी पूरी मैगजीन जो है खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज सपोर्ट करिए। और एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे मैंने मई से लेकर के, ठीक है, मई से लेकर के नवंबर महीने तक आपको जो है हैंड रिटन नोट्स दे दिया करंट अफेयर्स का, ठीक है। और बाकी साथ जो बहुत सारे प्रीलिम्स के लिए मैं फैक्ट शेयर करता रहता हूं डेली खुद भी, और कुछ नोट्स भी आपको मैं शेयर करता रहता हूं। साथ साथ जो है मैंने आपको मई महीने से लेकर के आपको दिसंबर तक जो है विजन आईएएस के प्लेलिस्ट बनी होगी, आप जाइएगा देखिएगा। सारा मैगजीन हमने मंथली मैगजीन कराया है, पीटी को मैं पढ़ा रहा हूं, और कोई ऐसा पूरे यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं होगा प्लेटफॉर्म जो इसने अच्छे तरीके से कंप्लीट कराया हो इतने कम समय में। और कल की क्लास में पीटी 365 पॉलिटी का खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, और लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को, ठीक है। धन्यवाद।